हेलो पीपल, वेलकम टू द पृथ्वी सीरीज। आज हम बात करेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंट फीचर्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया एंड व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग। राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है यहाँ पे कि कोरल रीफ्स बेसिकली होते क्या हैं। कोरल रीफ्स आर नथिंग बट द थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स, जिन्हें हमने बोला कोरल पॉलिप्स। ठीक है, ये पॉलिप्स क्या होते हैं? ये शैलो वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और अपने आप को कवर करते हैं कैल्सेरियस स्केल्टन से। कैल्सेरियस स्केल्टन का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के स्केल्टन से खुद को क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, और जब ये स्केल्टन खुद को कवर करेगा और धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा अपवर्ड एंड आउटवर्ड और एक सीमेंटेड रॉकी स्ट्रक्चर बना लेगा, उसे हमने बोला क्या? कोरल्स। ठीक है, अब जब ये एक कोरल पॉलिप डाई होगा तो उस पॉलिप की जो स्ट्रक्चर होगी, सरफेस होगी, उस पे नए पॉलिप्स क्या करने लगेंगे? ग्रो करने लगेंगे और धीरे धीरे ये साइकिल रिपीट होता जाएगा और ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एक इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा जिसे हमने बोला कोरल रीफ। और यही विद अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व इनटू दी कोरल आइलैंड्स। ठीक है, मतलब एक कोरल पॉलिप, इसने कैल्शियम का एक स्ट्रक्चर बनाया, इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर बना और स्ट्रक्चर बना और स्ट्रक्चर बना। जैसे जैसे ये अपवर्ड ग्रो होता जाएगा तो जो कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे ये इतना ग्रो हो जाएगा कि इट विल टेक अ फॉर्म ऑफ कोरल आइलैंड्स। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। राइट, अब कोरल्स एंड जूजेंथिला। जूजेंथिला क्या होता है उससे जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोरल रीफ्स को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स, वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स कोरल के साथ क्लोज एसोसिएशंस में रहते हैं। ठीक है, विद टाइट रिसोर्स कपलिंग एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, इसके कारण जब जहां पे भी कोरल्स मिलेंगे वहां पे हाई प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन्स हमें प्राप्त होते हैं। इन सबके कारण कोरल रीफ्स को हमने क्या बोला? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन ड्यू टू द हाई प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। अब इन्हीं प्लांट्स में से एक प्लांट होता है जूजेंथिला, जिसे हमने बोला सिंगल सेल एल्गी। इसके साथ कोरल रीफ क्या करेंगे? कोरल्स जो होते हैं वो आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब कोरल जूजेंथिला के लिए कुछ करेगा और उसके रिटर्न में जूजेंथिला कोरल्स के लिए कुछ करेगा। चलो देखते हैं क्या। सबसे पहले कोरल्स, हमने देखा कोरल्स के आसपास एक सीमेंटेड कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है जो जूजेंथिला को एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है रहने के लिए। ठीक है, अब जूजेंथिला को रहने की जगह मिल गई और जूजेंथिला कोरल्स के लिए क्या करेंगे? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज करके फूड का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि किसके लिए रिक्वायरमेंट होगी? जिसको कोरल्स को उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए बेसिकली कोरल ने रहने की जगह दी एंड जूजेंथिला ने फोटोसिंथेसिस करके क्या करा? कोरल्स को फूड दिया। ठीक है, इस रिलेशनशिप को हमने बोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ कोरल्स एंड जूजेंथिला। राइट, अब टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। अब ऐसी कोरल रीफ्स के 3 तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा बैरियर रीफ एंड थर्ड इज अटोल। ठीक है, सबसे पहले ये है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ जो होती है ना, जनरली ग्रो करती हैं शोर के पास में, यानी कि अगर ये सी शोर है, इसके पास में अगर कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन हो गया तो इन रीफ्स को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स। ठीक है, अब फ्रिंजिंग रीफ्स के साथ होगा क्या? जैसे ये फ्रिंजिंग रीफ्स बनेंगी, ये एक शैलो लगून का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, अब लगून क्या होते हैं? लगून कुछ नहीं होता। लगून इज अ शैलो बॉडी और ऐसा ऑफ वाटर विच इज सेपरेटेड। ऐसे देखो, सबसे पहले ये शैलो बॉडी ये सेपरेट हुई किससे? एक लार्ज वाटर बॉडी से, बाय अ कोरल रीफ। तो ये जो बना इसको हमने बोला क्या बना? लगून का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब बैरियर रीफ्स। बैरियर रीफ्स क्या होती हैं? सेम कंडीशन होती हैं, बट जो फ्रिंजिंग रीफ शोर के बहुत पास बनी थी और जिनसे लगून का फॉर्मेशन हुआ, वो जो लगून है वो क्या हुई? शैलो लगून हुई। बट बैरियर रीफ्स में क्या होता है? ये थोड़ा ये कोरल्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, ये शोर लाइन से बहुत दूर बनती हैं। ठीक है, जिनके कारण होगा क्या? डीपर और वाइडर लगून का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब अटोल्स क्या होती हैं? अटोल कुछ नहीं होता। अगर यही कोरल रीफ्स एक सर्कुलर रिंग पैटर्न में मिली तो इन्हें हमने अटोल्स कहा। ये भी डीप ओशन
में मिलती हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पहले कोई एक आइलैंड था जिसका क्या हो गया, सबसिडेंस हो गया, जो सबसाइड हो गया, सबमर्ज हो गया, कहाँ पे, नीचे, और उसके साइड में जो पार्ट रह गया उसे हमने क्या बोला, एटोल्स बोला। तो बेसिकली हम अगर इसको ट्रेस करने की कोशिश करें तो जो एटोल्स का फॉर्मेशन है, एटोल्स का फॉर्मेशन फ्रिंजिंग रीफ होने के बाद, फिर बैरियर रीफ होने के बाद, फिर एटोल का फॉर्मेशन हुआ। कैसे? जैसे सबसे पहले एक आइलैंड था, उस आइलैंड के जो शोर थे, उन शोर के आसपास क्या बना, फ्रिंजिंग रीफ बना। फिर धीरे धीरे ये आइलैंड सबमर्ज होना स्टार्ट हुआ, तो ये जो शोर पे जो फ्रिंजिंग रीफ बनी थी ये दूर जाती रहेगी, दूर जाती रहेगी, तो किसका फॉर्मेशन होगा, बैरियर रीफ्स का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद ये आइलैंड पूरा सबमर्ज कर गया, जिससे कि कौन सी कंडीशंस डेवलप हुई, एटोल लाइक कंडीशंस डेवलप हुई, राइट। अब कोरल रीफ्स की आइडियल कंडीशन क्या है इनको ग्रो करने की? तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये बहुत ही स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर टेम्परेचर रेंजेस और बाकी सारी कंडीशंस ज़्यादा जल्दी से चेंज होंगी तो ये उसके लिए ससेप्टिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंटली स्टेबल जहां पे कंडीशंस होंगी वहां पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात, ये वार्म वाटर्स में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, ये जो ट्रॉपिकल वाटर्स होता है बेसिकली 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ही कोरल्स हमें मिलेंगे। उसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते रहेंगे टेम्परेचर क्या होता रहेगा, कंपैरेटिवली कम होता रहेगा और कोरल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज शैलो वाटर। शैलो वाटर इसलिए जैसे जैसे वाटर डीप होता जाएगा वैसे वैसे सनलाइट की जो प्रेजेंस है वो खत्म होती रहेगी। ठीक है, अगर सनलाइट की प्रेजेंस खत्म होती रहेगी तो वो कोरल पॉलिप्स जो जूजेंथेला थे उनको फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी और कोरल पॉलिप्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, इसीलिए बोला जाता है कि ये किस में जरूरी है, किस में मिलते हैं, शैलो वाटर्स में मिलते हैं। ठीक है, थर्ड इज क्लियर सॉल्ट वाटर। क्लियर सॉल्ट वाटर इज सुटेबल फॉर कोरल ग्रोथ। ठीक है, जबकि फ्रेश वाटर और ज़्यादा सलाइन वाटर दोनों क्या होते हैं, कोरल के फॉर्मेशन के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब पोल्यूशन एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोरल्स जो हैं वो हाईली फ्रेजाइल और वल्नरेबल होते हैं, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, अबंडेंट प्लैंक्टन्स का प्रेजेंस। ठीक है, अबंडेंट प्लैंक्टन्स जो हैं वो एसेंशियल है इनकी ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि उनसे कोरल्स को क्या मिलता है, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। ठीक है, इसीलिए ये सारी कंडीशंस हमें याद रखनी जरूरी हैं, विच आर दी आइडियल कंडीशंस फॉर कोरल ग्रोथ। यहाँ पे एक सवाल अराइज होता है, वो ये कि कोरल रीफ्स, अब जब नेक्स्ट हम स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तब हम देखेंगे कि वेस्ट कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स में कोरल रीफ्स का प्रेजेंस नहीं है। ऐसा क्यों? उसका कारण है बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट जहाँ पे भी आएंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कोरल रीफ्स हैं उनके लिए क्या चाहिए, वार्म वाटर की प्रेजेंस चाहिए। अगर वार्म वाटर नहीं होगा तो कोरल रीफ सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट पे कोरल रीफ्स की प्रेजेंस हमें नहीं मिलती है। राइट, ये कंडीशंस प्लीज ध्यान से अच्छे से इन सब कंडीशंस को याद रखना। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। सबसे पहले देखो, मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट कोरल रीफ की है ना वो इंडो पैसिफिक बेल्ट है। इसी इंडो पैसिफिक बेल्ट में अराउंड 90% ऑफ दी कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट। एक बात। दूसरी बात, हम इनका प्रेजेंस देख सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में है। ठीक है, और तीसरी बात, ये वेस्टर्न कोस्ट में यहाँ पे जो करंट आता है पेरू करंट, ठीक है, जिसे हम हम्बोल्ट करंट कहते हैं, दैट इज कोल्ड करंट, उसके कारण यहाँ पे भी कोरल रीफ्स नहीं है। यहाँ पे बेंगुला करंट, इनके कारण भी यहाँ पे कोरल रीफ्स की प्रेजेंस नहीं है। ये दोनों कौन से करंट्स हैं, कोल्ड करंट्स हैं। ठीक है, कुछ रीजन, ये सेंट्रल अमेरिका का रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन, यही दो रीजंस ऐसे हैं जहां पे मेजरली कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन हमें मिलता है। ठीक है, अब अगर कोरल रीफ का डिस्ट्रीब्यूशन हम इंडिया में बात करें तो मेजरली लक्षद्वीप, ये तो हमने पहले ही बात की कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, और वेस्टर्न कोस्ट पे गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, देन पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार, और उसके साथ साथ अंडमान एंड निकोबार। जब हमने प्रीवियस वीडियोस में अंडमान एंड निकोबार किया था तब भी हमने ये बोला था कि अंडमान एंड निकोबार में भी कोरल्स की क्या है, प्रेजेंस है। राइट,
अब कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, ये सबसे सिग्निफिकेंट कंसेप्ट है इस पूरे वीडियो का, कि कोरल का जो ब्लीचिंग है, और बहुत ही हॉट इशू रहता है जब भी कोरल रीफ्स हम पढ़ते हैं, तब हमेशा न्यूज़ में हमें कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलता है। तो आज हमें ये समझ लेना जरूरी है कि कोरल ब्लीचिंग आखिर होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम में, ये डायग्राम सफिशिएंट है कोरल ब्लीचिंग को समझाने के लिए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, हेल्दी कोरल की अगर बात करें, तो यहाँ पे ये जो है ये कोरल पॉलिप्स हैं, और इसके अंदर क्या सर्वाइव कर रहा है, ज़ूज़ेंथिला। ज़ूज़ेंथिला कोरल के लिए फूड बनाता है, और कोरल ने ज़ूज़ेंथिला को रहने के लिए क्या दी हुई है, जगह दी हुई है। बट अब ये स्ट्रेस्ड कोरल क्यों हुई, ये जो स्ट्रेस आया कोरल पे, ये ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, चाहे वो ओशन की सैलिनिटी इंक्रीज हो गई हो, एसिडिटी इंक्रीज हो गई, एसिडिफिकेशन हो गया हो, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, कुछ क्लाइमेट चेंज के दूसरे इम्पैक्ट उस पर पड़ रहे हो, तो होगा क्या, धीरे धीरे ये ज़ूज़ेंथिला जो हैं वो यहाँ से बाहर जाने लगेंगे। अगर ये ज़ूज़ेंथिला बाहर जाने लगेंगे, तो इनके जो पिगमेंट्स हैं, जो कलर होता है कोरल रीफ्स में, वो जो कलर है वो प्रोवाइड कौन करता है, ज़ूज़ेंथिला के पिगमेंट्स। वो पिगमेंट्स जब यहाँ से जाने लगेंगे, पहले जो कोरल बहुत ही कलरफुल थी, वो बाद में कैसी दिखने लगेगी, ये ब्लीच्ड हो गई। ठीक है, इस ब्लीचिंग का कारण ही, ये ब्लीचिंग जो हुई है उसको हमने बोला, वो दो कारणों से हुई। दो उसके ब्लीचिंग होने का मतलब ये है कि या तो जो ज़ूज़ेंथिला है उनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, एक बात। दूसरी बात, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे ज़ूज़ेंथिला के, वो क्या हो गए, गिरने लग गए। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कम हो गए, इसका मतलब कलरफुल जो कलर प्रोवाइड कर रहे थे पहले कोरल को, वो भी क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, और धीरे धीरे ज़ूज़ेंथिला भी क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए। अगर ज़ूज़ेंथिला डिक्लाइन हो गए, उसके डिक्लाइन होते ही 50 to 80% ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी क्या हो जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। इसके कारण कोरल का जो कलर पहले था, वो कलर क्या हो गया, बाद में वाइट हो गया, यानी कि वो ब्लीच हो गया। इसे ही बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, अब ये कोरल ब्लीचिंग आखिर हुई क्यों। हमने देखा कि स्ट्रेस जब आया कोरल के पास, तब उसने ज़ूज़ेंथिला को बाहर रिलीज कर दिया और कोरल ब्लीचिंग हो गई। अब वो स्ट्रेस क्यों आएगा, सबसे पहला रीज़न उसका सी टेम्परेचर का एलिवेशन। हमने पहले भी बात की है कि कोरल जो हैं वो बहुत ही नैरो टेम्परेचर रेंजेस में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अब उनका जो टॉलरेशन है वो बहुत नैरो टेम्परेचर रेंज का है। अगर थोड़ा सा भी वार्म टेम्परेचर मिला या थोड़ा सा भी कोल्ड टेम्परेचर मिला, तो कोरल्स क्या होंगे, उनका जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज के साथ जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ओशन का जो लेवल है और जो टेम्परेचर का लेवल है, वो जनरली क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। इसलिए जो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा किसके लिए, कोरल रीफ्स के लिए, एक रीजन। दूसरा, ओशन एसिडिफिकेशन से जनरली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सी जो है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जिससे होगा क्या, जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन पहले कोरल पॉलिप्स बना रहे थे, वो सारे के सारे पॉलिप्स जो स्केलेटन है वो बनेंगे ही नहीं। उनका जो फॉर्मेशन है वो इनहिबिट होगा ड्यू टू द राइज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑफ ओशियंस। ठीक है, इस कारण कोरल पॉलिप्स के लिए वो भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर वो फॉर्मेशन नहीं होगा तो भी क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग होगी। ठीक है, थर्ड इज सोलर रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब यूवी रेडिएशन से क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, उनसे क्या होगा, वेदर पैटर्न भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और वेदर पैटर्न में हम देखते हैं कि जो क्लाउड कवर है, वो क्लाउड कवर अब कम रहता है कंपैरेटिवली पहले से। ठीक है, इसीलिए जो रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा आती हैं, और कोरल पॉलिप्स पे क्या पड़ता है, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है, वो उन पे स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, चौथी बात, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो ज़ूज़ेंथिला की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज जो करता है, उनको क्या करते हैं, इन्फेक्शंस देते हैं। उनके कारण क्या होगा, अगर ज़ूज़ेंथिला सर्वाइव नहीं करेगा, तो हमने देखा कोरल ब्लीचिंग होनी लाजमी बात है। ठीक है, अब कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट देख लें, जैसे ओवर फिशिंग करना। ठीक है, और साइनाइड फिशिंग करना, ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं है फिशिंग करने की। और इन्हीं से, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड
का जो इंडस्ट्रियल रन ऑफ होता है, कोरल माइनिंग होती है, इन सब के कारण क्या हो रहा है, कोरल इकोसिस्टम पूरा का पूरा हार्म हो रहा है। और रिसेंटली इसका एक एग्जांपल देखने को मिलता है। अडानी का एक कोल प्लांट है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस बैरियर रीफ जिसे हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, वहाँ पे मेजरली कोरल ब्लीचिंग के सिग्निफिकेंट हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कोरल क्या हो रही है, ब्लीच हो रही है। ठीक है, अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे पहले कंसिक्वेंसेस की बात करें तो हमने पहली स्लाइड में देखा था, कोरल्स आर दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस। ठीक है, तो ये हाई बायोडाइवर्स रीजन है। तो जहाँ पे कोरल्स होते हैं, अगर उनका ब्लीचिंग हो गया, वो डाई होने लगे, मरने लगे, तो ये सबसे पहले किसको इम्पैक्ट करेगा, मरीन इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अब कोरल बेसिकली करते क्या हैं, एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। जैसे हमने देखा बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, ये बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, किसी भी हरिकेन के लिए, स्टॉर्म्स के लिए, अगर कोरल ब्लीच होते जाएंगे, डाई करते जाएंगे, तो ये बैरियर भी क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए जो जूसेंथेला है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा, और जैसे जैसे जूसेंथेला डाई होते जाएंगे, कोरल पॉलिप्स डाई होते जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ओशियंस ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कुछ कंट्रीज कोरल रीफ्स जहां पे भी मिलती हैं उसके सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिशेस जो होती हैं वो भी वहाँ बहुत सारी इकट्ठी होती हैं। तो जब भी फिशिंग एक्टिविटी होती है वो कोरल रीफ्स के सराउंडिंग में होती हैं। ठीक है, और कभी कुछ जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो अपनी फूड सप्लाई के लिए और फूड सेफ्टी के लिए, अपने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए फिशेस पे क्या रहते हैं, डिपेंड करते हैं। अगर कोरल रीफ्स ब्लीच हो गई तो वहाँ से फिशेस भी क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, और पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी है उस पे क्या हो जाएगा, थ्रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट दैट एफर्ट्स टू बी टेकन टू कंजर्व देम, एल्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ नेचुरल चेंज विल नॉट सर्वाइव। ओके, ये उनके सारे क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और हमने इनके कॉजेज की बात की, व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग उसके बारे में भी बात की। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।